अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरआईएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है वो दिसंबर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का भाग 3 है। भाग प्रथम में हमने जो है समसामयिकी पढ़ लिए थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ लिया था। भाग 3 जो है उसमें हमें राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ना है, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय जो घटनाएँ हैं उनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आर्टिकल है एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हेतु भारत का एनडीबी के साथ ऋण समझौता। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एनसीआर और एनसीटी क्या होता है, बाद में इस आर्टिकल पे आएंगे। तो पहले देखिए, जो एनसीटी होता है वो होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली, इसको एनसीटी भी कहा जाता है। और एनसीआर का अर्थ होता है कि नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे रीजन जिसके अंदर के कई ज़िलों को मिला करके जो है इसको फॉर्म किया गया है। तो कौन कौन से ज़िले बना करके जो है एनसीआर को बनाया गया है, तो देखिए एनसीआर के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आपका एनसीटी दिल्ली पूरा का पूरा, उसके अलावा राजस्थान के अगर हम देखें तो अलवर और भरतपुर। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ से गुड़गांव और फरीदाबाद। और उसके बाद में अगर यूपी की बात करें तो नोएडा और गुड़गांव जो है, नोएडा और गाज़ियाबाद, ठीक है, नोएडा और गाज़ियाबाद जो है ये यूपी से हैं। इन सभी को जो है मिला करके एनसीआर रीजन जो है उसको फॉर्म किया गया है। अब जो हम जो आर्टिकल है उस पर आते हैं। तो देखिए एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, यानी कि जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है आवागमन के लिए, उसके लिए जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ में भारत ने ऋण समझौता किया है। तो हालांकि ये याद करने की ज़रूरत नहीं कितने पैसे हमको इसके लिए मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एनसीआर और एनसीटी के बारे में जानना आवश्यक था, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को $500 मिलियन प्रदान ऋण देने के लिए जो है ये समझौता किया गया है। एनडीबी द्वारा $500 मिलियन, इस ऋण का कार्यकाल 8 वर्ष की छूट अवधि के साथ कुल 25 वर्ष है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भी 500 मिलियन मिलेंगे। एशियाई विकास बैंक द्वारा 1049 मिलियन डॉलर। जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन द्वारा $3 मिलियन। सरकार व अन्य स्रोतों के द्वारा इतने मिलियन डॉलर। तो ये जो वित्त पोषण है ये सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एनसीआर रीजन जो है वो किन क्षेत्रों से कंप्राइज होता है, कौन कौन से क्षेत्र उसके अंदर आते हैं, और उसके अलावा जो है ये जो ऋण समझौता है ये किस लिए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय के परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत विश्व बैंक के साथ $120 मिलियन का समझौता। तो जब सबसे पहले मेघालय की बात आई है तो हम ये देख लेते हैं कि नक्शे में मेघालय आखिरकार है कहाँ पे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूर्वोत्तर भारत की जो बात करते हैं, जहाँ पर 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, तो 7 राज्य ऐसे हैं जो 7 सिस्टर्स में आते हैं। उनमें से मेघालय भी एक राज्य है। उसको मैं नक्शे में दिखाती हूँ पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। तो देखिए ये है पूर्वोत्तर का नक्शा, जिसके अंदर ये मेघालय आपको नज़र आ रहा होगा। मेघालय जो है आसाम से इसको जो है कार्व्ड आउट करके निकाला गया था, मतलब आसाम के 2 जिलों को मिला करके मेघालय को बनाया गया था। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेघालय की बॉर्डर किससे लगती है तो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गई। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इसकी बॉर्डर्स के जो रीजन है, मैंने कल आपसे पूछा भी था कि म्यांमार से जो है कौन कौन बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है, सॉरी मिज़ोरम है, ये मिज़ोरम है और ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अभी एक मैप और देखते हैं। देखिए ये मेघालय के अंदर कुछ हिल्स हैं, इन हिल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो है गारो खासी जयंती और ये धीमा हसदो हिल्स जो हैं ये कहाँ पर जो है आपको दिखती हैं, ये किस राज्य के अंदर हैं, तो ये जो है मेघालय में है, ठीक है। और इसी के कारण जो है यहाँ पर जो कॉनिकल शेप बनता है इन पहाड़ियों के कारण, इसीलिए यहाँ का जो चेरापूंजी है और मैसिनराम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये आपने सुना होगा। एक फैक्ट मैं और बताना चाह रही थी, जो कि 2015 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। उसमें पूछा था कौन से राज्य के अंदर जो है लिविंग रूट्स जो होती हैं, लिविंग यानी कि जीवित जो जड़ें होती है, उनसे जो है अपने आप ऐसे ब्रिजेस का निर्माण होता है, कौन से राज्य में ऐसा होता है। तो ये जो निर्माण होता है ये मेघालय में होता है। ये आप दिख रहे हैं लिविंग रूट्स हैं, ये जो है यहाँ पर होता है। सो ये इसका आंसर था मेघालय। नेक्स्ट अब जो है हमको मेघालय के बारे में क्या आखिरकार आर्टिकल में है वो पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि मेघालय के परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत और वर्ल्ड बैंक के साथ में 120 मिलियन डॉलर का जो है वो समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते के तहत देखिए क्या है कि मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना यानी मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किया गया ये समझौता मेघालय को उच्च मूल्य वाले कृषि और पर्यटन की उसकी विशाल विकास क्षमता के दोहन में जो है वो सहायता करेगा। ठीक है, तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता किया गया है। इसमें जो है स्ट्रैटेजिक रोड सेगमेंट और स्टैंड अलोन ब्रिजेस जो है पुलों का निर्माण जो है वो इसमें किया जाएगा और परिवहन को जो है बढ़ाने के लिए इसमें कार्य किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह परियोजना जो है 15 अगस्त 2020 को शुरू किया रीस्टार्ट मेघालय मिशन को बढ़ावा देने का भी काम करेगी। फिर आप देखिए कि यह जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है ये जो है इस राज्य को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे सीमावर्ती देशों के साथ व्यापार के प्रमुख संपर्क केंद्र के रूप में उभारने में भी मदद करेगी। आप जानते हैं कि मेघालय के आसपास के मैंने पड़ोसी राज्य आपको पड़ोसी जो आपके देश हैं उनके बारे में बताया मैंने। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से क्या होगा कि हमारा पूर्वोत्तर भारत जो है उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में था। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस के रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 77वें स्थान पर। पहले तो देखते हैं ट्रेस क्या है। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ये जो है वैश्विक स्तर पर जो है रिश्वत के जोखिम को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। तो इसके अंदर जो है भारत को 77वां स्थान मिला है। 2020 का ये सूचकांक है और इसमें 194 देश सम्मिलित थे। शीर्ष पर कौन आया है? डेनमार्क। तो अगर हम देखें ये जो सूचकांक है ये किन मानकों के आधार पर तैयार होता है, तो देखिए सरकार के साथ परस्पर वार्ता बातचीत, रिश्वत प्रतिरोधक तंत्र और उनका प्रवर्तन, सरकार व सिविल सेवा में पारदर्शिता, मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी क्षमता। और इस सूचकांक को जो है पहली बार 2014 में प्रकाशित किया था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अभी देखने में आया है, तो अगर आप देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये सूचकांक लग नहीं रहा है। तो वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में जो है बेहतर रहा है। भूटान भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जिसने 37 अंकों के साथ जो है इंडेक्स में 48वां स्थान प्राप्त करके बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक, सर्वोच्चतम न्यायालय। तो देखिए सीबीआई जो है शुरू से ही जो है क्या कहें उसको विवादों के घेरे में रहता है कि भाई सरकार के लिए ये जो है कार्य करता है, ऐसा उस पर आरोप लगता है और अनफेयर है, बायस्ड है, बहुत ज़्यादा पक्षपात करता है मुकदमों में या जो भी मुद्दे होते हैं उनके अंदर। तो ये भी इसके ऊपर आरोप लगता है। हालांकि ये आरोप जो है वो किस तरीके से लगता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सीबीआई जो है उसकी पावर्स जो है वो उसको मिलती है दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है इसको पावर्स मिली गई है, ये वाला दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट की जो धारा 5 है, ठीक है, ये केंद्र सरकार को राज्य के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से परे DSPE के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारों का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। हालांकि ऐसा तब स्वीकार्य नहीं है जब तक कि संबंधित राज्य इस अधिनियम की धारा 6 के तहत इस विस्तार को अपनी सहमति नहीं दे देता। तो यहाँ आप क्या समझे कि जो सेक्शन 6 है इसमें यह प्रोविज़न है कि अगर यहाँ सीबीआई को किसी राज्य विशेष में किसी अधिकारी के ऊपर या कोई राज्य के मुद्दे के ऊपर जांच करनी हो तो उसको राज्य से परमिशन लेना आवश्यक है। ये इस धारा इसकी 6 कहती है, सेक्शन 6 इसका ये कहता है। ठीक है, तो ये इसी बात को जो है आपने एक बार याद होगा आपको कि जब सीबीआई ने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है गवर्नमेंट के अंदर इंटरप्शन किया था तो इसी धारा के तहत उनको जो है उस केसेस से दूर रखा गया था। तो सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज़ को मान रहा है और ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म यानी संघवाद के सिद्धांत। संघवाद आप समझते हैं कि जो राज्य हैं, राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं तो उसी को संघवाद कहा जाता है। और संघवाद में भी फिर 2 प्रारूप होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अगर मान लीजिए प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है, और एक होता है सहयोगी संघवाद जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये फेडरलिज्म की 2 भावनाएं हैं, वहाँ पे अवधारणाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है सीबीआई पर जो है टिप्पणी भी करता है। एक बार कहा था कि सीबीआई जो है पिंजड़े में बंद तोते की तरह है। तो ये हमने सीबीआई के बारे में पढ़ लिया है। अब आज आपका होमवर्क ये है कि आप लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें आप सीबीआई के बारे में, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या इसका कार्य होता है, वो सारा आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के
मुख्यमंत्री जो हैं वो बन गए हैं। इसको देखते हैं। तो ये हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने समसामयिकी जो संक्षिप्त समसामयिकी थी, सार संग्रह था, उसमें हमने पढ़ लिया था नीतीश कुमार जी के बारे में। जेडीयू इनकी पार्टी है और अभी जो है 243 जो सीट्स हैं विधानसभा की, उसके अंदर इन्होंने जो है बहुमत के साथ में जो है इनकी सरकार बनेगी। तो ये सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेंगे। तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी और कुछ इसमें विशेष है नहीं। इनकी विधानसभा में कुल सीटें 243 मैंने बता दिया था आपको। किसको कितनी सीट्स मिली हैं अब ये तो कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर हम बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर हो सकता है कि पूछ लिया जाए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। यहाँ पर आप देखिए समझौता ज्ञापनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो ये जो समझौता ज्ञापन है तो ये MOUs हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है उसको चीफ मिनिस्टर पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि उसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए क्वेश्चन आर्टिकल है वो है जो एडलगिव हुरून इंडिया की एक जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, एडलगिव फाउंडेशन और हुरून इंडिया, इसने परोपकारी यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट जो लोग होते हैं जो परोपकारिता करते हैं उनकी एक सूची तैयार की है, जिसके अंदर भारत में जो सबसे बड़े दानवीर हैं उनमें नाम आता है अजीम प्रेम जी का। ये कौन है? तो ये विप्रो के संस्थापक हैं। इतना हमको ध्यान में रखना है कि विप्रो के संस्थापक कौन है, तो अजीम प्रेम जी है, उनका नाम इसके अंदर पहले लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कि वैश्विक स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के जो है 4 शहर जो है उनको शामिल किया गया है। कौन से 4 शहर हैं? तो देखिए बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद, इनको जो है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस के तहत जो है इस सूची के अंदर सम्मिलित किया है, ठीक है। 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारतीय 4 शहरों का इसमें चयन किया गया है। तो इससे होगा क्या कि इससे जो है वैश्विक नीति रोड मैप की अगुवाई करने वाले 36 शहरों में जो ये शहर जो शामिल होंगे तो ये पायनियर सिटीज़ के रूप में होंगे, ठीक है। और स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा प्रसारित एक वैश्विक कार्यक्रम में अपनी गतिविधियों को भी जो है ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इसके अंदर 4 शहर हमारे लिए, 4 शहरों का आप नाम ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे जो हैं बेंगलोर हैं, हैदराबाद है, उसके बाद अलावा फरीदाबाद है और इंदौर है। यहाँ पर ही आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो ये मैं बता रही हूँ, उन शहरों के नाम जो है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो है अधीन होगा। देश में अब डिजिटल मीडिया को लेकर नियमन यानी रेगुलेशन का अधिकार किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन जो है इसको कर दिया गया है, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। इसके अनुसार अब देखिए ऑनलाइन फिल्में, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार, समसामयिकी, प्रसारण व प्रकाशन के कंटेंट सभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे, ठीक है। इनका जो है हमेशा आपने देखा होगा जैसे नेटफ्लिक्स और ये जो और भी अलग अलग मीडिया चल गए हैं जिनको ओवर द टॉप मीडिया कहा जाता है, तो OTT मीडिया जिसको कहते हैं, OTT, ये जो आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं ये क्या है? OTT में आते हैं, ओवर द टॉप मीडिया ना। तो इनका कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए आप देखते हो इनमें कोई सेंसरशिप नहीं होती। तो इनके रेगुलेशन के लिए जो है इसको अभी आप देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ों को जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत इनको रखा गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि इस आदेश के साथ ही सूचना व प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल मीडिया से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनिमय का अधिकार, विनियमन का मतलब रेगुलेशन का अधिकार मिल गया है। इन नियमों को भारत सरकार कार्य आवंटन 357 व संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा। यह एक ही बार लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि अभी तक डिजिटल मीडिया सामग्री यानी कंटेंट को विनियमित करने के लिए कोई नियम अथवा स्वायत्तशासी निकाय नहीं है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे कि भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हमारे छपते हैं, प्रिंटिंग जो भी मटेरियल होता है उसको देखने के लिए कि भाई इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है, उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। और न्यू ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है ये न्यूज़ चैनलों को देखने के लिए होती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों के लिए होती है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये फिल्मों को मॉनिटर करती है। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन कंटेंट जो हम देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो हम देखते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं था। तो उनको रेगुलेट करने के लिए आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसका जिम्मा दिया गया है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा आधारभूत ढांचे के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है। तो आधारभूत ढांचा क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए, तो भारतीय सेना ने सेना कमांडर सम्मेलन
यानी कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम का जो है शुभारंभ किया है। एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ सभी हितधारकों को सशक्त बनाने, स्वचालन, पारदर्शिता लाने, दक्षता को बदलने के साथ साथ जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया गया है। तो किसके लिए क्या किया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखिए इंटरनेट के लिए सुरक्षित जो है SAI, साई क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारतीय सेना ने एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग किया है। तो इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम की इस एप्लीकेशन को भारतीय सेना द्वारा जो है 2020 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये साई क्या है? तो साई का नाम ध्यान रखिएगा, ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है, जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा, मैसेजिंग प्रोटोकॉल रहेगा, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS के समान है और कूटलेखन संदेश प्रोटोकॉल का ये जो है उपयोग करता है। तो साई का नाम याद रखिएगा और एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ये क्या है? तो देखिए PAI यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ये गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जो है 2020 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट व इंडेक्स जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है अक्टूबर में जारी किया गया है। इसके 5 पिलर्स हैं, 5 थीम्स हैं, कितने सारे हैं ये सब याद रखने की कोई इतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। जो राज्यों की रैंकिंग दी है इसने ओवरऑल, उसमें हम देख सकते हैं गुड परफॉर्मेंस कौन सा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस वाला कौन सा है। तो गुड परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं केरला है, तमिलनाडु है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 11वें नंबर पर है, ठीक है। राजस्थान का स्कोर इसमें अच्छा नहीं है। छोटे राज्यों की श्रेणी आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट हालांकि ये है नहीं। तो देखिए पब्लिक अफेयर सेंटर कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1994 में की गई थी। इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन है। पहला PAI वर्ष 2016 में जारी किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान का ध्यान रखिएगा और PAI का फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखिएगा कि के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख है वो इसके हेड थे, ठीक है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020। देखिए असर रिपोर्ट का नाम आपने सुना होगा। अगर शिक्षा के बारे में हमें जानना है कि शिक्षा का स्तर क्या है तो उसके लिए एक ही रिपोर्ट हमारे पास है जिसका नाम है असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। जारी करने वाली संस्था जो है इसके प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये याद रखना है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है असर रिपोर्ट को जारी करता है। तो अभी 2020 को इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस फोन बेस्ड ASER यानी कि असर रिपोर्ट को देश के 26 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वेक्षण के आधार पर जो है तैयार किया गया है। अब ये रिपोर्ट में क्या बताता है कि देश भर में कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई पाठ्यपुस्तक प्राप्त नहीं हुई। आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें थी, जबकि राजस्थान में 60% बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें थी, ठीक है। सर्वेक्षण में सम्मिलित केवल 1/3 बच्चों के पास ऑनलाइन सीखने के लिए पहुंच थी। आप जानते हैं कि कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, आज सुविधा ये भी नहीं है। 11% बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पहुंच थी। तो ये सारे जो डेटाज है ना, ये डेटा जो है हमको असर रिपोर्ट देती है। तो असर रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा और इसको प्रथम फाउंडेशन जो है वो जारी करता है। रक्षा प्रतिरक्षा के ऊपर चलते हैं। तो देखिए DRDO ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो है उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से इन्होंने इसका परीक्षण किया है। क्या है ये देख लेते हैं। इस परीक्षण में कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं जो पूरी तरह से सफल रहे हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम का यह उन्नत संस्करण है, ठीक है। और ये जो है पिनाका MKI का स्थान लेगा और इसका डिज़ाइन जो है DRDO प्रयोगशालाओं में हुआ है। बस इतना ही ध्यान रखिए। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च। तो इसका भारतीय नौसेना ने जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागीर को दक्षिण मुंबई के मंझगांव डॉक से जो है लॉन्च किया है। और यही इसमें है, विशेष क्या है इसमें, वागीर कलबरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का हिस्सा है जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। इसका निर्माण भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया गया है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट 75, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। इसके तहत स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण होता है। इस पनडुब्बी को यह नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली के नाम पर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को मिला P-8I विमान। ये P-8I विमान क्या है, ये नौसेना को मिला है, ठीक है। और ये विमान जो है अमेरिका के साथ $1.1 अमेरिकी के रक्षा सौदे के तहत भारतीय सेना को मिलने वाले 4 जो है
ये जो है पोस्डन 8I विमानों में से एक है। जो 8 विमान मिलने वाले थे उनमें से एक जो विमान है P8I वो ये है, ठीक है, जिसको कि नौसेना के अंदर अभी जो है सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मोस के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का जो है सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारत ने क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, तो इसको एक बार और देख लीजिए कि जो QRSAM होती है ये जो है DRDO के द्वारा विकसित है। इसकी रेंज जो है 30 किलोमीटर है। इसे किसी भी मौसम तथा किसी भी स्थान से दागा जा सकता है। इसमें दुश्मनों के रडार को फेल करने की क्षमता होती है। रडार मतलब होता है कि अगर मान लो कोई मिसाइल वगैरह जो है उस रडार के कांटेक्ट में आती है तो सिग्नल दे देती है, ठीक है। तो एक बार दागे जाने के बाद शत्रु इसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकता, ना ही संचार प्रणाली को बाधित कर सकता है। 98 फीट लंबी ये मिसाइल 4.7 मैक की गति से, मैक यानी कि गति जो होती है स्पीड नापने की एक यूनिट है इसकी, मैक से शत्रु पर हमला करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 को कमीशन किया गया है। तो हम देखते हैं कि एडिशन डायरेक्टर जनरल रंजन बारगोत्रा ने जो है तट रक्षक जहाज C452 यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS 452 को जो है ये जो है आपको इसके अंदर कमीशन किया गया है। तो ये जो है L&T शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था और इसकी क्षमता जो है 500 नॉट गति है और 45 नॉट्स की गति से ट्रॉपिकल परिस्थितियों में ऑपरेशन करने में ये सक्षम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया है। नेक्स्ट है इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, ठीक है। इसको प्रक्षेपित किया है इन्होंने PSLV C49 के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है EOS 1 के बारे में संक्षिप्त जानकारी, इसको देख लेते हैं। ये रिमोट सेंसिंग प्रणाली से लैस यह सैटेलाइट पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक तंत्र की जानकारी देगा। RISAT-2B और RISAT-2BR1 के साथ मिलकर ये कार्य करेगा। पहले इसे RISAT-2BR2 के नाम दिया गया था, किंतु RISAT-2BRI के प्रक्षेपण के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के नए नामकरण प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, अतः इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। यह PSLV का 51वां अभियान था। लॉकडाउन के बाद इसरो का यह पहला मिशन है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये सारे तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, रिसोर्ससेट 2, रिसोर्ससेट 2A, कार्टोसेट 1, 2, 2A, 2B, रीसेट, तो ये सारे तो हम पढ़ चुके हैं पहले वाली जो क्रोनोलॉजीज़ हैं उसके अंदर भी। नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट, इसमें क्या है? रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। राजनाथ सिंह जी ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो इससे होगा क्या? इसकी मदद से अब रक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित जमीनों के बारे में पर्याप्त आवेदनों को डिजिटल किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस। असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो कि जिनका कि जैसे कि अभी देखते हैं ये जो ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी लगाने वाले होते हैं, ये असंगठित क्षेत्र में रिक्शा चालक होते हैं, ये असंगठित क्षेत्र होता है यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इनका भी एक जो है राष्ट्रीय डेटाबेस जो है तैयार किया जाएगा। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, ठीक है। इस डेटाबेस में प्रवासी मजदूरों सहित सभी असंगठित जो श्रमिक हैं उनको जो है रजिस्टर किया जाएगा और डेटाबेस को श्रमिकों के 12 अंक के आधार संख्या का उपयोग करके मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। पता रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। GDP में उनका योगदान भी तो निर्धारित करना होता है ना। तो इस परियोजना पर लगभग जो है 650 करोड़ का व्यय करने का अनुमान है। व्यय को छोड़िए आप, लेकिन जो काम की बात थी वो यही थी इसमें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राष्ट्रीय समसामयिकी जो हमने पढ़ ली है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने आपको रीड भी नहीं करके बताया है, तो आप उनको जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो बताया है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपका ये जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने 2 वीडियोस और भी पढ़े हैं पहले, तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा जिसमें हमने जो सार संग्रह है वो और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ा है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो आर्थिक परिदृश्य पे होगा, तो उसको हम कल जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।